हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अत्यंत अभिमानी बन गया है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अभिमानी हो जाए, बहुत घमंडी हो जाए ना, तो लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं, उसके अपने ही साथ छोड़ देते हैं, वो अकेला हो जाता है, तनहा रह जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ जाती है, वो और इस तरह के काम करता है जिससे उसका स्वयं का नुकसान होने लगता है। मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान में सुपर पावर कहे जाने वाले देश अमेरिका की, और बात कर रहा हूँ वहाँ के नए नए बने तानाशाह डोनाल्ड ट्रंप की। जब मैं तानाशाह की बात करूँगा तो आप समझिए अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में तानाशाही की बात है। वो टैरिफ के धमकी दिखा दिखा के जो दूसरे देश हैं, जो उनसे कमज़ोर देश हैं, या जो उनके मित्र देश हैं, जो उनके दुश्मन देश हैं, यानी उनके वो किसी को नहीं बख्श रहे, उनको उनके डिसीजन बदलने, उनके संप्रभुता को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो डोनाल्ड ट्रंप की आदत रही। अब हम बात करते हैं कि कैसे उनका किला ढह रहा है। 2-3 दिन पहले मैंने सेशन किया था, उस सेशन में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जो अमेरिकी साम्राज्य का किला है ना, वो ढहता दिख रहा है। फ्रांस ने बगावत कर दिया है। फ्रांस ने कहा था कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, फिलिस्तीन के लोगों के अधिकार के लिए बात उठाएंगे। अभी तो फ्रांस ने अपने यहाँ ऐसी घोषणा किया है, फ्रांस की गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा कि सितंबर माह में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का जनरल सभा का बैठक होगी, उस दौरान वो खुलेआम पूरे दुनिया के सामने फिलिस्तीन राज्य को दर्जा देंगे, मान्यता देंगे। दोस्तों, इजराइल के पक्ष में अमेरिका खड़ा है, और अमेरिका के प्रभाव में जो G7 देश है ना, जिसमें कनाडा, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली, अमेरिका और यूके थे, हाँ, फ्रांस, ये लोग मान्यता नहीं दिए। तो अब इनमें से लोग निकल के सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। अगर ये फिलिस्तीन को मान्यता देंगे तो अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है वो विफल मानी जाएगी। इजराइल तो अपने स्थान पे जहाँ है वहाँ है, पर अमेरिका की वजह से ये लोग इकट्ठा हुए थे। तो अमेरिका की डिप्लोमेसी फेल क्यों हो रही है? फेल हो रही है अमेरिका के दुर्व्यवहार की वजह से, फेल हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के तानाशाही की वजह से। दुनिया के कोई भी देश, जब दो देश मिलते हैं तो एक दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान किया जाता है। व्हाइट हाउस में जाने से जो दुनिया के बड़े नेता हैं वो कतरा रहे हैं, कोई अपनी छवि धूमिल नहीं कराना चाहता। और यह व्यक्ति व्हाइट हाउस में बुलाता है, और बुलाने के बाद उसे इंसल्ट करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करता है कि आपको ये मानना पड़ेगा, आपको वो मानना पड़ेगा, आपके ऊपर टैरिफ बम मार देंगे, आपके ऊपर पेनल्टी बम मार दे, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बम मार देंगे, आपके ऊपर हम प्रतिबंध बम मार देंगे। इस तरह की धमकियां देता है। आप जेलेंस्की को देख चुके होंगे, आप दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को देख चुके होंगे। ये इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी यही कर रहे थे। वो तो मैक्रोन ने खुद आगे बढ़ कर के अपनी प्रतिष्ठा बचा ली, इनका हाथ पकड़ के। सोचिए, इनका हाथ पकड़ लिया, नहीं आप गलत कर रहे हैं, बात ये नहीं ये है। यूक्रेन के संदर्भ में ही वो बात चल रही थी। तो फ्रांस भी एक बड़ा देश रहा है, महाशक्ति है, आज उसकी स्थिति जैसी भी है। एक समय था कि फ्रांस कनाडा और अमेरिका के कई सारे छोटे छोटे स्टेट पे उसकी कॉलोनियाँ बनी हुई थी। तो ये जिस तरह की इनका व्यवहार है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उस तरह का व्यवहार वैश्विक राजनीति में आज के दौर पे तो नहीं स्वीकार है। नहीं स्वीकार है क्योंकि यह व्यक्ति को ठेस पहुंचाता ही पहुंचाता है, साथ में उस देश के नागरिकों को भी ठेस पहुंचाता है, उस देश की संप्रभुता को ठेस पहुंचाता है। अगर एग्जाम्पल के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को बुला के इंसल्ट करने का जो इनका कार्यक्रम रहा, प्रायोजित कार्यक्रम रहा डोनाल्ड ट्रंप का, तो क्या दक्षिण अफ्रीका के जो नागरिक थे वो अमेरिकी प्रशासन से चिढ़ गए, अमेरिकी नागरिकों से चिढ़ गए? हालांकि ये काम अकेले ट्रंप प्रशासन करा है, पूरे अमेरिकी नागरिक थोड़ी किए हैं। लेकिन जो द्वेष है, जो ईर्ष्या है, पूरे अमेरिकी नागरिकों से दक्षिण अफ्रीका के नागरिक करेंगे। यही स्थिति यूक्रेन के साथ रही। पूरी दुनिया ने थूका, यूक्रेन की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। पहले तो उसको युद्ध में ढकेल दिया, अब जब युद्ध में कूद पड़ा है तो पीछे से उसके साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। आपको उसको युद्ध में ढकेलना नहीं था। यूक्रेन की गलती है कि युद्ध में कूदा, लेकिन पीछे से पुश तो उन्होंने ही किया ना। अब हम अगर दूसरे मेन पहलू पे बात करें तो ये जो है, अभी फ्रांस ने जैसे कहा था कि हम अनाउंस करेंगे कि फिलिस्तीन एज ए नेशन को हम मान्यता देते हैं, उसके बाद ब्रिटेन और कनाडा भी निकल गए। ब्रिटेन ने भी कहा कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं, कनाडा ने भी कहा हम फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। दोस्तों, क्या चल रहा है? मैंने
उस दिन जो सेशन किया था ना बिल्कुल सही था कि अमेरिकी साम्राज्य का किला ढहा। अब जो इनका सुपर पावर का स्टेटस है ना, वो न तो शब्दों में कहीं दिख रहा है, न तो इनके व्यवहार में। व्यवहार में इसलिए नहीं दिखा, मैंने एक दिन और कभी सेशन में कहा था कि जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो वैश्विक लीडर होता है, वो अपने साथ रहने वाले लोगों के हित का भी ख्याल रखता है। वो उनको अपने साथ रखने के लिए कहीं कहीं कंप्रोमाइज़ कर लेता है, सेक्रीफाइस कर लेता है, ताकि हमारे दोस्त, हमारे हितैषी, हमारा समूह मजबूत रहे। G7 मात्र एक ऐसा सदस्य समूह था जिसमें रूस का वर्चस्व नहीं था, चाइना का वर्चस्व नहीं था। बाकी ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसमें रूस और चाइना का वर्चस्व ना हो, नाटो छोड़ के। तो अब जब G7 में, चूंकि रूस पहले इसका सदस्य हुआ करता था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पे कब्जा के बाद रूस को इन लोगों ने निकाल दिया था। तो अब उसके बाद से तो ये अकेले ही थे, इन्हीं के मित्र लोग थे। जब अपने मित्रों के साथ आप अभिमान भरा व्यवहार करेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो धीरे धीरे आपसे छटकने लगेंगे। मेन मसला ये है। अब ये ह्यूमन राइट का दिखावा करना कि इजराइल बहुत मार रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, ये सब तो एक तरफा बातें हैं। मेन बात ये है ट्रंप के व्यवहार से वो जो लीडर है ना, देखिए लीडर को देश का तो इंसल्ट हुआ ही हुआ, लीडर भी आत्मसम्मान पे ठेस लेता है। इसलिए शायद मैंने एक दिन और कहा था कि मैक्रोन इनका मजाक उड़ा रहे थे। तो आप सोचिए G7 में इनको छोड़ के 6 बचते हैं, उस 6 में से 3 तो निकल गए। आए सबको धमकी दे रहे हैं कि अगर आप गए सीरिया को, उसको फ़लस्तीन को मान्यता दिए तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा दो। टैरिफ हु केयर, टैरिफ लगा के आप जो धमकी देते हैं टैरिफ, उस धमकी का डर ही खत्म हो गया। कहा जाता है ना, किसी को तब तक डराओ जब तक वो डरे, इतना मत डराओ कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए। ये टैरिफ का डर खत्म हो चुका है। निश्चित रूप से अमेरिका के साथ लोग व्यापार करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, पर वो दूसरा विकल्प चुनेंगे, दूसरा मार्केट चुन लेंगे। थोड़ा समय लगेगा, 2-3 महीने 4 महीने, विकल्प मिल जाएगा। पर अगर सारे देश मिलके इनके ऊपर टैरिफ लगा दिए, इनसे व्यापार करने के लिए बाइकाट कर दी, तो कहाँ जाएंगे, कैसे ग्रोथ अपना निर्धारित करेंगे। वैसे भी वन बिग ब्यूटीफुल बिल के माध्यम से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने का काम पहले कर दिए हैं। तो ये आखिरी बार है इनका, शायद इतिहास में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। ये नोबल बाबा हैं भैया, नोबल बाबा। देखिए अभी कहाँ कहाँ और लेके जाते हैं अमेरिका को। ये जो G7 है ना दोस्तों, ये अमेरिका के एकदम बिल्कुल करीब के लोग हैं, एकदम खास दोस्त हैं, जिनके साथ इनका दशकों पुराना नाता है। वो भी इनको छोड़ रहे हैं। क्यों? हर परिस्थिति में अमेरिका के साथ खड़े रहने वाले ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा अब इससे दूरी बना रहे हैं। भारत तो मान लीजिए, भारत के साथ इनके संबंध अभी नया नया है, कभी बना कभी बिगड़ा, पर ये तो इनके अपने लोग हैं। इनके साथ अनेक तरह की योजनाएं, अनेक तरह के स्ट्रेटजी, सब कुछ बना हुआ था। टर्की पहले से ही नाराज है। अब देखिए, जर्मनी नाराज, टर्की नाराज, ब्रिटेन नाराज, फ्रांस नाराज, वो कनाडा नाराज, ग्रीनलैंड को कब्जा करने वाले थे। बताइए, आप किसी के टेरिटरी को कब्जा कर लोगे? तानाशाही तो है। कनाडा को कह रहे हैं कि आप 51वां स्टेट बन जाओ। ये सब क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आपको बहुत दिनों तक झेलने वाली नहीं है। अमेरिका इसकी कीमत चुकाएगा, आज नहीं तो कल चुकाएगा। फिलहाल कीमत चुका रहा है। अमेरिका के व्यवहार के वजह से, अमेरिका की नीतियों की वजह से इजराइल भारी संकट में है। वे देश जो इजराइल के साथ कभी खड़े हुए थे, वो अमेरिका से चिढ़ के इजराइल से पीछे छुड़ा रहे हैं। हालांकि उनका इजराइल से डायरेक्ट क्लैश नहीं है। इजराइल से बस वो इतना कर रहे हैं कि अब रुक जाओ, मान जाओ, बंद करो, बहुत हो गया। तो इजराइल का जो कहना वो सच है कि भाई ये हमारे हॉस्टेज छोड़े, जो हमारे बंदी बना रखे हैं उनको छोड़ दे, हम युद्ध बंद कर देंगे। पर हमास भी पीछे नहीं, वो छोड़ ही नहीं रहा। तो ये बात तो तय है कि जब तक इजराइल के एक एक नागरिक को हमास नहीं छोड़ देगा, वो इजराइल है पाताल में ढूंढ के इनको मारेगा। और ऐसा ना हो कि ढूंढते ढूंढते, मारते मारते गाजा पट्टी से सब साफ हो जाए। कई हजार लोग तो वहाँ मारे जा चुके हैं, ऐसा अल जजीरा और बाकी मीडिया कहती है। मैं नहीं मानता, क्योंकि कोई वहाँ रिपोर्टिंग थोड़ी करके इतने मर रहे हैं। जिस तरह से कुपोषण, भूख और लूट की तस्वीरें वहाँ से आती हैं, वो बड़ा ही अमानवीय है। ठीक है, कम से कम इसी बहाने अफ्रीका के दर्द के बारे में लोग समझेंगे।
अफ्रीका में भी तो कई देश ऐसे हैं जहाँ लोग मिट्टी खा के, घास खा के किसी तरह जीवन बिता रहे हैं। उनकी गरीबी के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। अचानक से हमास हमास की पीड़ा हो रही है। जरा अफ्रीका के बारे में सोच लीजिए G7 वालों। खैर कोई नहीं दोस्तों, ये तो न्यूज़ है, लेकिन ये अच्छा न्यूज़ नहीं है जियोपॉलिटिक्स के लिए। ये अच्छा संकेत नहीं है पावर बैलेंस के लिए, क्योंकि जिस तरह से क्या होता है ना कि कोई भी वस्तु ताकतवर, दमदार या वजनदार तब बनती जब उसके साथ कुछ जुड़ा रहता है। अब एक वृक्ष है, हरा भरा वृक्ष है, उसमें टहनियाँ जुड़ी हुई हैं, पत्तियाँ हैं, फल हैं, तो वो भारी है, मजबूत है। लेकिन उसकी पत्तियाँ झड़ जाएं, फल झड़ जाएं, उसकी डालियाँ सूख जाएं, छूटने लगेंगी या काट दी जाए तो ठूठा जो खड़ा रहे कमज़ोर हो जाएगा। यही स्थिति अब अमेरिका की हो रही है। उसके अपने लोग साथ छोड़ रहे हैं। अमेरिका की जो मजबूत स्थिति थी वो कमज़ोर हो रही है, डॉलर की स्थिति कमज़ोर हो रही है। इससे तिलमिलाए, खिसियाए अमेरिकी प्रशासन हर किसी के ऊपर टैरिफ बम मार रहा है। मारो बम, देखते हैं नोबल बाबा क्या क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।